हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी 12वीं कक्षा की ज्योग्राफी की जो सीरीज चली हुई है उसका आज हम चौथा पाठ करेंगे। ये जो लेसन है जल संसाधन। इससे पहले के 3 जो लेसन हैं वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं, वहाँ जा कर के उनको देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। जल एक कैसा संसाधन है, तो जल एक चक्रीय संसाधन है। जल चक्रीय इसलिए है क्योंकि जब वर्षा होती है तो धरातल पर जल आ जाता है, फिर वाष्पीकरण के द्वारा वो वायुमंडल में चला जाता है, फिर ऊपर जा कर के संघनन होता है, बादल बनते हैं, फिर वर्षा हो जाती है। इस प्रकार जल एक चक्रीय संसाधन है। जल एक प्राकृतिक संसाधन भी है। यदि चक्रीय ऑप्शन नहीं दे रखा हो तो जल एक प्राकृतिक संसाधन है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिण भारत राज्यों में से किस राज्य में भौमजल उपयोग प्रतिशत में कुल भौमजल संभाव्य से ज्यादा है। तो वो ऐसा राज्य कौन सा है, वो तमिलनाडु है। यानी कि तमिलनाडु में जितना भौमजल है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उससे ज्यादा यूज किया जाता है। इस कारण से तमिलनाडु में एक कानून है कि प्रत्येक घर में पानी को इकट्ठा करने के लिए एक हौद बनाना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। तो सबसे ज्यादा जो जल का उपयोग किया जाता है वो सिंचाई में किया जाता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, भिवानी बोर्ड ने दिया हुआ है प्रश्न है कि सबसे ज्यादा जल का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो सिंचाई में होता है जल का सबसे अधिक उपयोग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौमजल प्रतिशत में इसके कुल भौमजल संभाव्य से ज्यादा है। तो वो कौन सा राज्य है, वो तमिलनाडु राज्य है, जहां पर उसके भौमजल संभाव्य से ज्यादा उसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा ही होती है भारत में, वो मानसीन राम है। ये मेघालय में है, चेरापूंजी के निकट है ये स्थान। वहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया की 3 पहाड़ियाँ हैं जो कीप जैसी आकृति बनाती हैं। उन पहाड़ियों में मानसून प्रवेश कर जाता है और निकल नहीं पाता, जिस कारण से वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। भारत में सबसे अधिक सिंचाई का जो स्रोत है वो नहरें हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है तालाब, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक तौर पर तालाब मिल जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा बच्चों, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नहरें। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। तो पृथ्वी का लगभग 71% भाग क्या है, जल से ढका हुआ है। इसी कारण से तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इसके ऊपर जल ज़्यादा है, 29% भाग पर सतल है और 71% भाग पर जल पाया जाता है, और उस जल के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सुखो माजरी जल संभर विकास मॉडल किस राज्य में है। सुखो माजरी जो है वो हरियाणा में है। सुखो माजरी अम्बाला जो है, अम्बाला में वहाँ सुखो माजरी लोगों ने क्या किया है, वहाँ पर जो वर्षा का जो जल था उसको इकट्ठा किया है। वहाँ पर बंदिकाएँ बना करके उस जल को इकट्ठा किया है और वहाँ पर कृषि की है और जल का संरक्षण किया है। तो ये सुखो माजरी हरियाणा में है, ये आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक जल संभर योजना कब प्रारंभ की गई थी। जो आधुनिक जल संभर परियोजना थी वो 1990 और 1991 का जो सत्र था उसमें इसको लागू किया गया था, शुरू की गई थी। तो 1990-91 में आधुनिक जल संभर योजना लागू की गई थी, प्रारंभ की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में विश्व के जल संसाधनों का कितने प्रतिशत भाग है। तो विश्व में जो भारत का जल संसाधन है वो केवल 4% है, उसका जो हिस्सा है लगभग 4% है। ये आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बोर्ड ने दिया है पेपर में कि राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई, 2002 में लागू की गई थी। बिल्कुल इजी है, याद भी हो जाएगा, 2002। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातलीय पानी से अनाच्छिद है। यानी कि पृथ्वी का जो सारा जो भाग है वो उस पर 71% क्या है, जल है, और 29% क्या है, सतल है। ये दोबारा प्रश्न आ चुका है तो इसको भी नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत में जल अधिनियम कब बना था? भारत में जल अधिनियम 1974 में बना था। ये अच्छा प्रश्न है। जो जल अधिनियम है वो कब बना था? 1974 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं? तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, विशाल है। इनकी दरोनियाँ बड़ी हैं और उनमें सबसे बड़ी दरोनी किसकी है? गंगा नदी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक प्रवर्तित जल संभर विकास योजना हरियाली है। हरियाली जो परियोजना है उसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक जल संभर विकास परियोजना है जो लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा चलाई गई है। और ये मुख्य रूप से भारत में मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में काफ़ी सक्रिय है ये योजना, और वहाँ पर काफ़ी सफल भी रही है ये योजना। तो ये भी ध्यान रखना है, जो हरियाली योजना है वो कहाँ? वो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है, और इसमें लोगों का काफ़ी योगदान है इस योजना में। अगला प्रश्न देखिए, अब प्रश्न आ गए हमारे वन लाइनर, बहुत बढ़िया, अच्छे, वेरी गुड। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस भाग में नहरों द्वारा सिंचाई क्षेत्रफल सबसे अधिक है, अधिकतम है? तो वो उत्तरी भारत में है। उत्तर भारत जो है हमारा उत्तरी विशाल मैदान है, उसमें नहरों द्वारा ज़्यादा सिंचाई की जाती है, क्योंकि वहाँ पर सदा नीरा नदियाँ हैं और नदियों से बांध बना करके नहरें निकाली गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस भाग में तालाबों द्वारा सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई जो होती है वो तालाबों से की जाती है। कारण क्या है कि वहाँ पर तालाब प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, वो ज्वालामुखी का क्षेत्र है और वहाँ पर कुंड पाए जाते हैं प्राकृतिक तौर पर, और वहाँ की चट्टानें कठोर हैं जिससे पानी कई दिनों तक तालाब में भरा रहता है। अगला प्रश्न देखिए, लेगुनों और झीलों में सामान्यतः किस प्रकार का जल पाया जाता है? खारा जल पाया जाता है। जो लेगुन झील होती हैं वो समुद्र के किनारे पर पाई जाती हैं, और उनको लेगुन झील इसलिए कहते हैं क्योंकि लेगुन जो होता है एक प्रकार से ये कीड़ा होता है, एक जीव होता है, समुद्री जीव होता है, परवाल, और उसके कारण से एक बंदिका बन जाती है, एक लेगुन, एक दीवार जी बन जाती है, और उससे उसका जो समुद्र का जो संपर्क है उससे टूट जाता है, और वहाँ एक झील बनने से वो खारे पानी की झील हो जाती है। तो इसको, वो कैसी झील होती है? लेगुन झीलें समुद्र के किनारे पाई जाती हैं, ये खारे जल की झीलें होती हैं। अगला प्रश्न क्या है देखो, भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किस में किया जाता है? जो भौम जल जो है अंडरग्राउंड वाटर है उसका सबसे अधिक उपयोग सिंचाई में किया जाता है। ट्यूबवेल द्वारा, कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है, पृष्ठीय जल का मूल स्रोत क्या है? तो पृष्ठीय जल का मूल स्रोत है वर्षा। जो वर्षा होती है, रेनफॉल होती है, तो वो धरातल के ऊपर वो जल आ जाता है, फिर वो इस प्रकार से झीलों में इकट्ठा हो जाता है। तो पृष्ठीय जल का मूल स्रोत है वर्षा। अगला प्रश्न देखिए, जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था, कब चलाया गया था? तो वर्ष 2015-16 में ये जल क्रांति अभियान चलाया गया था भारत सरकार ने। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली का घरेलू और औद्योगिक अवशिष्ट किस नदी में डाला जाता है? तो यमुना नदी में डाला जाता है। दिल्ली के में यमुना नदी बहती है, तो यमुना नदी जब गुजरती है दिल्ली के होती हुई, तो उसमें काफ़ी मात्रा में क्या कर दिया जाता है? अवशिष्ट कूड़ा कचरा, जो उद्योगों का निकलने वाला कूड़ा कचरा है और घरेलू कूड़ा कचरा है दिल्ली का, वो यमुना नदी में डाल दिया जाता है। इसलिए यमुना नदी दिल्ली में आकर के प्रदूषित हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बड़ा धमाकेदार प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी के ऊपर है? तो हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर है भैया। ये महानदी उड़ीसा राज्य में है, और ये हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, महानदी के ऊपर। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये भी नोट कर लेना है। एक जीके का प्रश्न भी याद हो गया आपको कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। इसकी जो लंबाई है वो 4.8 किलोमीटर है, ये आपने नोट कर लेनी है। अगला प्रश्न क्या है देखो, कानपुर का घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट किस नदी में डाला जाता है? तो कानपुर का जो घरेलू और औद्योगिक जो अवशिष्ट है वो गंगा नदी में डाल दिया जाता है, और गंगा नदी काफ़ी प्रदूषित हो जाती है कानपुर में जाकर के। हरिद्वार में गंगा नदी काफ़ी शुद्ध जल होता है उसका, और कानपुर में जाकर के वो कानपुर का जब नगर से गुजरती है तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो चर्म उद्योग हैं, चर्म उद्योगों का जो सारा कूड़ा कचरा है और घरेलू कूड़ा कचरा है वो सारा उसमें डाल दिया जाता है, जिससे गंगा नदी काफ़ी प्रदूषित हो जाती है कानपुर में जाकर के। कानपुर गंगा नदी के लिए क्या है? प्रदूषण का एक केंद्र है, समझ लीजिए आप।
अगला प्रश्न देखिए, लखनऊ का घरेलू व औद्योगिक अवशेष किस नदी में डाला जाता है? गोमती नदी में डाला जाता है। जो लखनऊ है वहाँ पर जो कूड़ा कचरा है घरेलू और औद्योगिक वो गोमती नदी में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो 3 नदियाँ हैं ये आपने ध्यान रखना है जो प्रदूषित होती हैं। लखनऊ में गोमती हो जाती है प्रदूषित, कानपुर में गंगा नदी प्रदूषित होती है और दिल्ली में यमुना नदी प्रदूषित हो जाती है। ये तीनों ही नदियां आपने याद रख लेनी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? तो राष्ट्रीय जल नीति 2002 में लागू की गई थी भैया। देश में सबसे कम शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। पंजाब में शुद्ध सिंचित क्षेत्र सबसे ज्यादा है जबकि मिजोरम में सबसे कम है। वहाँ सिंचाई की व्यवस्था कम है मिजोरम में, जबकि पंजाब में सबसे ज़्यादा है। दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल एक प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल संसाधन है और एक चक्रीय संसाधन भी है। ये भी नोट कर लेना आपने। हरियाली क्या है? हरियाली बहुत ही धमाकेदार प्रश्न आ गया आपके बीच में। हरियाली क्या है? हरियाली के अंदर जो है सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजनाएं हैं और ये जो परियोजनाएं हैं इसमें लोगों का काफ़ी सहयोग है और गाँव वालों ने और पंचायतों ने मिलकर के ये चलाई गई है। और ये हरियाली योजना भारत के मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में काफ़ी सक्रिय रही है और वहाँ पर इससे काफ़ी लोगों को लाभ मिला है हरियाली परियोजना से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? तो नीरू मीरू कार्यक्रम का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है। ये नीरू मीरू क्या है? नीरू मीरू का मतलब है जल और आप। जल और आप, नीरू मीरू है जल और आप, यानी कि जल संभर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं नीरू मीरू और ये आंध्र प्रदेश में है। और 2022 में भिवानी बोर्ड ने ये प्रश्न दिया था 12वीं क्लास में, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 1 नंबर आपको मिल जाएगा। नीरू मीरू जल और आप किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, अरबारी पानी संसद का संबंध किस राज्य से है? अरबारी पानी संसद का संबंध जो है वो राजस्थान से है। और राजस्थान में भी कहाँ? अलवर जिले में। अलवर में क्या किया गया है? ये जो जल के रिसाव को बढ़ाने के लिए, जो वर्षा का जो जल होता है उसके रिसाव के लिए लोगों ने क्या किया है? वहाँ पर जोहोड़ खोदे गए हैं, ये याद रख लेना है। तो अरबारी पानी संसद का संबंध अलवर राजस्थान से है। और इसमें क्या किया गया है? लोगों ने मिलकर के बड़े बड़े कुंड, बड़े बड़े तालाब, जोहोड़ खोद दिए गए हैं ताकि वर्षा का जल है वो क्या हो जाए? रिसाव हो जाए और जो अंडरग्राउंड जो लेवल है वो बढ़ जाए और पानी भी मिल जाए उनको। तो ये हमारी आज की लेसन की जो वीडियो थी आपने देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।